दिख रहा है स्क्रीन चैप्टर? तो इम्यूनिटी तो पता ही होगा तुम लोगों को, आजकल तो हर एड में इम्यूनिटी है। यस सर। तो क्या होता है इम्यूनिटी? हमारे इम्यूनिटी शरीर की इम्यूनिटी ताकत, डिजीजेस जो होती है, रोगों से लड़ने की जो पावर होती है हमारी बॉडी की, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो every day human body encounters many pathogens but it does not suffer from diseases very easily। तो बहुत सारे हमारे रोज हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हाथ धोते हैं ना आते ही आजकल, तो ये क्या होता है, हमारे हाथ का हमने टच किया होगा तो हमें हमारे हाथ में बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, तो हमें तो इसलिए हम हाथ धोते हैं। तो हम रोज बैक्टीरिया का सामना करती है हमारी बॉडी, पर बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को से बचाव करना खुद का, तो रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से हम उससे लड़ पाते हैं। तो ये इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की। इम्यूनिटी कुड बी इनेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर और इनेट का मतलब पता है? वायर जो हमें चाहिए मिल जाती है। इनेट मतलब तो ये होता है कि जो तुम्हें जन्म से मिलता है, ठीक है, जो हमें हमारे जब पैदा होते हैं तभी जो हमें हमारी बॉडी को मिल जाता है, उसको तो इनेट कहते हैं। खाली कुलदीप रुद्र है और किशन पंचारिया ने तो म्यूट करा हुआ सब कुछ, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, चला के छोड़ दिया। नहीं, तो इनेट मीन्स जो हमें हमारी पैदा होते ही जो हमें इनहेरिट होती है इम्यूनिटी। जैसे कि जो कोई बच्चा अगर वीक होगा, कमजोर होगा बहुत, तो वो पैदा होते ही जो है वो मर जाएगा, उसमें उसकी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं होगी। हेलो, यस मैम। तो वो इनेट इम्यूनिटी होती है। एक्वायर जो होती है, जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, आफ्टर बर्थ हमें जो मिलती है इम्यूनिटी फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द फूड वी ईट, तो ये इन जो हम बाद में एक्वायर करते हैं, जो हमें बाद में मिलती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी हमारे जो बॉडी के पार्ट्स, हमारी जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, जो हमें मदद करता है इन पैथोजन से लड़ने के लिए, उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। The study of the reactions and related systems that work for the eradication of the pathogens from the body is called immunology। तो ऐसे रिएक्शंस और हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम, ऑर्गन्स जो मदद करते हैं हमारी इन पैथोजन से लड़ने की, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से लड़ने की, उसको हम, उस पढ़ाई को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इम्यू निकल गया इम्यूनिटी से, और लॉजी मतलब स्टडी। अब इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स बताएं कि किसकी पढ़ाई करेंगे इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं जो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं बॉडी की। और हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, और लिम्फेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन सारे, ये सारी चीजें जो है हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करती हैं बॉडी की। अब इम्यूनिटी की टाइप्स दिया है। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के आगे फर्दर डिवीजन करा है। तो पहले इनेट इम्यूनिटी क्या है? दिस इज एन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम। वही मैंने जो बताया कि पैदा होते ही जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा होता है, उसको इनबॉर्न कह रहे हैं।
which is also known as non-specific, because this defense mechanism does not provide specific immunity against a specific pathogen. अब ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई ये पर्टिकुलर पैथोजन से नहीं लड़ता, एक ही कॉमन सिस्टम है जो सारे एंटीजेंस होते हैं उनसे ये लड़ता है। ये जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पैथोजन से नहीं लड़ता, कोई स्पेसिफिक पैथोजन से लड़ने का डिफेंस मैकेनिज्म इसमें नहीं है। ये जो हमारे एंटीजेंस होते हैं, पैथोजेंस वगैरह होते हैं, उनसे लड़ने का ये कॉमन मैकेनिज्म है, तो कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत कमजोर होता है। तो छोटे बच्चों में इम्यूनिटी इसलिए कम होती है, इनेट इम्यूनिटी वीक होती है एज कंपेयर टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के ये फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स इसको affect करते हैं? फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन, cilia, flagella found on the nasal cavity and other organs, mucus etc. तो फिजिकल बैरियर्स क्या हो गए? स्किन हो गई, स्किन से ही हम स्किन के थ्रू ही बैक्टीरिया हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर सीलिया, फ्लैजिला, तो हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ये सीलिया फ्लैजिला तो होता नहीं है। और नेजल कैविटी में जो म्यूकस वगैरह होता है उससे, क्योंकि जो हमारी एयर जो हम लेते हैं उसमें जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो तो नेजल कैविटी में ही प्यूरिफिकेशन होता है एयर का, तो ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर्स हो गए जो एकदम फर्स्ट लेवल पे जो ये पैथोजन से लड़ रहे हैं। फिर है केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स के दूसरे हो गए जो स्टमक में जो एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में। एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, वेजाइना, केमिकल्स फाउंड ऑन द स्किन, केमिकल्स फाउंड इन वेरियस बॉडी सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, स्वेट। तो ये सारे केमिकल बैरियर्स हो गए जो आफ्टर फिजिकल बैरियर्स केमिकल बैरियर्स काम कर रहे हैं for the to be a factor for innate immunity. सेल्यूलर बैरियर में आ जाएगा जो दूसरी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये एक्टिव होती हैं सेल्यूलर बैरियर में। तो ये फैगोसाइटिक एक्टिविटीज जो होती हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटीज मींस अमंग द बैक्टीरिया जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए एक बैरियर की तरह काम करती है। साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स जिसे कहते हैं, ये भी एक सेल्यूलर बैरियर होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो ये भी एक सेल्यूलर बैरियर होता है। तो ये जो बैरियर्स की बात कर रहे हैं हम, ये फैक्टर होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, एडेप्टिव इम्यूनिटी। दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वहां पे क्या था? नॉन स्पेसिफिक था, यहाँ पे स्पेसिफिक है। In this type of immunity, the host specifically attacks on specific invader, microorganism or foreign objects. तो यहाँ पे एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी यहाँ पे लड़ती है। इनेट इम्यूनिटी में क्या हो रहा था कि एक कॉमन मैकेनिज्म था सारे पैथोजेंस के लिए, कोई स्पेसिफिक पैथोजन पे के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी, एक कॉमन इम्यूनिटी मैकेनिज्म था। यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, तो एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमने ये इम्यूनिटी को अडेप्ट करा है।
तो ये कैसे हो रहा है एक पर्टिकुलर उसके लिए, जैसे कि जब तुम्हें ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो तुम एक एंटीबायोटिक लोगे जो वायरस के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पैथोजन पे अटैक कर रहे हैं हम, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है ऐसी इम्यूनिटी के लिए, तो एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन दिस इम्यूनिटी। एंटीबायोटिक्स सो प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस। अब जो एक एंटीबायोटिक हमने एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक जो बनाई है हमने, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन या पैथोजन कुछ भी कह सकते हो उस पे काम करेगी। The reaction stimulates the cell-mediated immunity. As a result of all this, antigen is eliminated from the body. तो क्या हो जाता है, ये एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे वो जो पर्टिकुलर एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमने ये मेडिसिन ली थी वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब दो तरह की इम्यूनिटी होती है एडेप्टिव में, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो खुद ही इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है, हमें कुछ बाहर से नहीं लेना पड़ता। तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होता है जिसमें हमारी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडीज बना ली और अपने आप उसको ठीक कर लिया। जैसे कि कुछ टाइम में जो हमारे को सर्दी जुकाम होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडीज बना ली वो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, और जो पैथोजन था उसको एलिमिनेट कर दिया। तो किसी बाहर से हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव इम्यूनिटी में उल्टा होता है, यहाँ पे हमें मेडिसिन या वैक्सीन लेना पड़ता है, हमारी बॉडी खुद से नहीं लड़ पाती। जैसे कि कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है, इसमें क्या है, आपका क्या खुद ही ठीक हो जाता है कोरोना? आपको मेडिसिन तो लेनी पड़ती है ना। तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी हो गया। ये हमारी बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि हम खुद से विदाउट ट्रीटमेंट हम कोरोना से लड़ पाए। तो इसमें दिया है इन्होंने एग्जांपल, डाइफथेरिया एंड टिटनेस का वैक्सीन जो लगता है। टिटनेस का वैक्सीन तो न्यूबॉर्न्स में भी लगता है ना। तो ये हो गया एक्टिव पैसिव। अब आता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। Antigen are those other pathogen or substance which after entering in the body activates the B lymphotic cell to differentiate in antibody secreting plasma cells. Antigen induce them to produce antibodies and specifically reacts with those antibodies. Antibodies are the proteins. अब इसमें दिया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, आउटर पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। जब वो आउटर पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी में बी लिम्फोटिक सेल्स होती हैं, उनको ये एक्टिवेट कर देते हैं। और ये बी लिम्फोटिक सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट करती है एंटीबॉडीज में जो प्लाज्मा सेल्स को सिक्रीट करते हैं। मतलब उसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडी क्या हो गया, जो एंटीजन के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो ये बी लिम्फोटिक सेल्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो जो एंटीबॉडीज होती हैं जो प्लाज्मा सेल्स को सिक्रीट करती है उस पे ये काम करती है, उसको दबाने का काम करती है। तो जब हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो होती हैं वो सिक्रीट ही नहीं कर पाती प्लाज्मा सेल, तो उस हमारी बॉडी का इम्यूनिटी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और ये एंटीजेंस तब जाके हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगते हैं। तो ये एंटीजेंस का काम होता है कि हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बी लिम्फोटिक सेल्स को एक्टिवेट करना, जिससे वो जो हमारी एंटीबॉडीज हो उनको बना ही ना पाए, वो उनसे वो सिक्रीट ही ना करवा पाए प्लाज्मा सेल्स, और जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाएं और ये एंटीजेंस हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर पाए। तो एंटीजेंस इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेसिफिकली रिएक्ट विद द इक्विपमेंट। ये 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा तो रीजॉइन कर लेना। ये रेडमी कौन आया है अभी नया? F5 है उसको बंद करो।
ये रेड में किशन का किसका कैमरा है? चालू है? स्वाई का है मेरे हिसाब से। चालू है। किसने ज्वाइन किया है अभी? ये रेड में किसने किया है? मैम स्वाई का है बस पक्का है। मैं किशन अनम्यूट कर लिया। किसने ज्वाइन किया है अभी? स्वाई सर, स्वाई 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 नाम लिखिए। हाँ सवई, अभी क्यों ज्वाइन किया तुमने 40 मिनट बाद? किशन, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम। इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे? म्यूट क्यों किया हुआ था? वो पढ़ा था जेनेटिक्स वाला चैप्टर? मैं भूल गया था मैम। क्यों ऐसे कैसे भूल जाते हो? और रोज तुम म्यूट पे मत रखा करो। चलो अब एंटीजन पढ़ रहे थे हम। एंटीजन क्या होता है? बेसिकली एंटीजन आउटर पैथोजेंस होता है, जब हमारी बॉडी में जाते हैं ये तब डिजीजेस कॉज करते हैं। डिजीजेस कैसे कॉज करते हैं? जो हमारी बी लिम्फोटिक सेल्स होती हैं जो डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ती हैं, उनको उनको ये एंटीबॉडीज नहीं बनाने देते। एंटीबॉडीज जब बनेगी तभी तो इनका ये कंट्रोल में आएंगे ना पैथोजेंस। तो वो एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करने देते, इसकी वजह से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये प्रोटीन होते हैं which are produced as a result of the interaction of antigens with the B cells present in the body. And can specifically get coupled with the other antigen, and the pairing is a fundamental requirement for the success of the immune system and depends upon the structural uniqueness of antigen. अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी का इंटरेक्शन होता है इन पैथोजन से, तो हमारी बॉडी में बी लिम्फोटिक सेल्स जो होती है ना, ऊपर जो अपन ने पढ़ा, इनको बी लिम्फोटिक या बी सेल्स लिख दोगे इतना भी बहुत है। तो जो बी सेल्स होती हैं वो इन एंटीजेंस के साथ कपल्ड हो जाती है, और जब इन एंटीजेंस के साथ जुड़ जाती हैं वो, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और तब हम इनसे लड़ पाते हैं। पर जो ये पैथोजेंस होते हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी बी सेल्स हैं वो उसको अफेक्ट कर दे, जिससे ये काम ना कर पाए। पर जब आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जब ये हमारी बी सेल्स इनसे सक्सेसफुली कपल्ड हो जाती हैं, तब ये जो एंटीजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी पर इफेक्ट नहीं कर पाते। समझ आ गया? एंटीबॉडीज एंटीजन। उसके बाद फिर एंटीजन है, and normally there are foreign pathogens or substances which have molecular weight of 6000 daltons or more. तो एंटीजेंस क्या है? फॉरेन पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, इसलिए फॉरेन पैथोजेंस कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना रही इन्हें, ये हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 6000 डेल्टन्स होता है, और ये बहुत सारे केमिकल ग्रुप्स में होते हैं। दे कैन बी ऑफ वेरियस केमिकल ग्रुप्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इतने सारे फॉर्म में ये पाए जाते हैं। Sometimes few body substances and body cells can also act like antigen. जैसे कि जब कैंसर होता है तब क्या होता है? हमारी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती जाती है। तो बहुत सारी हमारी सेल्स हो जाती है बॉडी में, एक सेल डिवाइड करती जाती है खुद को। तो ये क्या हो रहा है? हमारी सेल्स एंटीजन बन गई है। हमें फॉरेन एंटीजन की तो जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी में ही हमारे सेल ही खुद ही हमारी बॉडी को डैमेज करने का काम कर रही है। तो इस कैंसरस सेल्स को भी एंटीजन कहा जाता है।
और जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो भी एंटीजन हो गई, क्योंकि वो जो वायरस इन वो क्या टाइम मैम? पूछा नहीं। हाँ वैसे हम कहते हैं कि लंग कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, तो वो क्या मैम किसी एक जगह पर वो मैम क्या सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है? सिर्फ लंग पर ही, अगर लंग कैंसर हो तो सिर्फ लंग पर ही हाँ हाँ सेल डिवीजन होना शुरू? हाँ, तो सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, और वो इतना ज्यादा सेल डिवीजन होता है कि हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती उस सेल डिवीजन को, तो उसको कैंसर कहता है। तो अच्छा। ये इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी जो कैंसरस सेल्स हैं वही एंटीजन बन गई, वही हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है। ऐसी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है वो भी एंटीजन्स होती है, क्योंकि वो भी दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करने का काम करती है। तो जब एंटीजन हमारी बॉडी में सबसे पहले आता है तो वो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम से उसका सामना होता है। इनेट इम्यून सिस्टम मतलब जो हमें जन्म से इम्यून सिस्टम मिला है उससे होता है। तो इनेट इम्यून सिस्टम जब हमारा नहीं काम कर पाता तब हम इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं। किससे एक्वायर कर रहे हैं? वैक्सीन से या एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई भी डिजीज होती है तो वो हमारा पहले किससे होती है? इनेट इम्यून सिस्टम से। जैसे कि कोरोना जो है वो या तो ज्यादातर बच्चों को हो रहा है या बूढ़ों बूढ़ों को हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनका इम्यून इम्यून सिस्टम कमजोर है। हाँ वेरी गुड। कमजोर है। हाँ, तो उनका जो इनेट इम्यून सिस्टम है, इनेट मतलब जो जन्म से इम्यून सिस्टम उन्हें मिला है वो उनका कमजोर है। इसकी वजह से जो पैथोजन है वो उनकी बॉडी में अंदर जा पा रहा है। Afterwards, this antigen activates the specific defense system. अब ये क्या करता है? ये ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार में मर जाएगा ये एंटीजन। अब ये एंटीजन खुद का डिफेंस सिस्टम बनाता है, मतलब खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये जो पैथोजन होता है, वायरस होता है, ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है जिससे वो हमारी बॉडी में ग्रो कर सके। तो एक समझ लो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम और इस एंटीजन की लड़ाई होती है। एंटीजन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करता है। एंटीजन कपल्स विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कपलिंग हो रही है एंटीजन और एंटीबॉडीज की, ये दोनों मिल जाते हैं और ये बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। Most chemicals other than proteins can interact with the antibodies, but they are not very active in antibody production. हमारी जो बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं वो हमें क्षमता देते हैं इनसे लड़ने की, पर कभी कभी ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो हमारी बॉडी का जो प्रोटीन होता है वो हमें एंटीबॉडी देता है इन एंटीजेंस के अगेंस्ट। पर कभी कभी क्योंकि बॉडी खुद बना रही है वो प्रोटीन, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो इस वजह से हम वायरस से नहीं लड़ पाते और हमें वैक्सीन या एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। The whole molecule of antigen does not interact with the antibody, rather than only a specific part of it can join with the antibody molecule. तो जो हमारा एंटीजन होता है ना वो पूरा नहीं इंटरेक्ट करता एंटीबॉडी से, उसका थोड़ा सा पार्ट एंटीबॉडी से जुड़ जाता है। दिस पार्ट ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड एंटीजेनिक डर्मिनेंट और एपिटोप। ठीक है, तो ये जो पार्ट एंटीजन का एंटीबॉडी से जुड़ता है ना उसको एपिटोप कहते हैं। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है, ज्वाइन कर लेना, जाना मत। मैं एंड ही कर देती हूँ मीटिंग, तो ज्वाइन कर लो तुम। ठीक, हाँ, तो हमारे जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से पूरा नहीं जुड़ता, एक पॉइंट पे जुड़ता है, उस पॉइंट को हम एपिटोप कहते हैं। In a protein, a chain of 6-8 amino acids act as an antigenic determinant. तो हमारी जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। तो अमीनो एसिड की
चेन होती है। तो इस अमीनो एसिड की चेन में जो कि काफी ज्यादा होते हैं, उसमें सिर्फ 6 to 8 जो होती है, 6 to 8 अमीनो एसिड जो होते हैं वो एपिटोप का काम करते हैं। In a protein, a chain of 6-8 amino acids act as an antigenic determinant. एंटीजेनिक डर्मिनेंट अगर तुम्हें याद नहीं रहे और बड़ा लगे तो सिर्फ एपिटोप याद रख लेना, ठीक है। इसमें 6 to 8 जो हमारी चेन अमीनो एसिड, हाँ अमीनो एसिड्स की, वो एपिटोप होती है, बाकी नहीं होती एपिटोप। A protein can have many antigenic dominants. A total number of epitope is called valence of the antigen. अब epitopes जो होते हैं वो multiple होते हैं इसकी चेन में अमीनो एसिड की, तो इनको वैलेंस कहते हैं। ये जो इसका समूह होता है इन एपिटोप्स का, उसको वैलेंस कहते हैं। वैलेंस ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन इज 100 और मोर। तो बैक्टीरियल एंटीजेंस जो जितने भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के जो पैथोजेंस होते हैं, उनमें हमारे 100 ऐसे एपिटोप्स होते हैं, या 100 से ज्यादा भी होते हैं कभी कभी। अब हम इन पैथोजन से कैसे लड़ते हैं, ये 4 स्टेप्स में हम इन पैथोजेंस का खात्मा करते हैं। तो 4 स्टेप्स क्या हैं? डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। हमें हमारी बॉडी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये पैथोजन जो है वो बाहर से आया है या हमारी बॉडी ने खुद ही बनाया है। जैसे कि कैंसरस सेल्स के वाले केस में था, उसमें क्या था, बाहर से तो कुछ भी नहीं आया ना, तो एंटीजन हमारी बॉडी ने खुद ही बनाया। तो ये बॉडी को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी बॉडी एक्ट कर पाएगी। प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय द एक्टिवेटेड बी सेल्स। बी सेल्स जब प्लाज्मा सिक्रिएट करेगी तभी हमारी बॉडी जो है लड़ पाएगी। तो बी सेल्स को प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन इसका बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं ब्लड में प्लाज्मा का, आजकल प्लाज्मा डोनेशन हो रहा है ना कोरोना वालों को, तो प्लाज्मा क्यों डोनेशन हो रहा है? जिससे इम्यूनिटी इनकी डेवलप हो पाए, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स का डोनेशन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बन पाए और हमारी जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो पाए और जिससे वो लड़ सके एंटीजन से, पैथोजन से। तो दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एपिटोप प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन। तो इनको कितने अमाउंट में हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है हमें कितने सारे एपिटोप्स बनाने हैं उस फॉरेन एंटीजन में, क्योंकि जब हम एपिटोप बनाएंगे, जब उससे जुड़ेंगे उस एंटीजन से, तभी तो उससे लड़ पाएंगे ना। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल। अब ये जो प्लाज्मा सेल बनी है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाए, ना कि कॉमन एंटीबॉडी बनाए। स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या, वो स्पेसिफिक वायरस से लड़ पाए जो एंटीबॉडी, वैसी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जरूरी है बाय द प्लाज्मा सेल्स। अब क्या हो रहा है, जब हमारा एपिटोप से एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ गया है, जब दोनों एपिटोप से कनेक्ट हो गए हैं, तो इसे डिस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है पैथोजन को। तो इसे डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है इसका। तो ये जो रिएक्शन हम करते हैं टू डिस्ट्रक्ट द एंटीजन, उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। जो हमारी सेल्स की वजह से जो इम्यूनिटी बनी है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। And they are gamma globulin proteins which are synthesized by the plasma cells. तो ये क्या होते हैं, इनका गामा का ये साइन होता है ना मैथ्स में, गामा फिजिक्स मैथ्स में, तो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है इन्हें, जो कि हमारी कौन बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं इन एंटीबॉडीज को। और ये प्लाज्मा सेल्स कहाँ पाई जाती है, हमारी ब्लड में पाई जाती है। Antibodies identify and interact with the antigen to make it ineffective. Antibodies का क्या काम होता है, इन एंटीजेंस को पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये हमारी बॉडी ने बनाई है या फॉरेन एंटीजन है ये, और फिर उसका खात्मा करना, उससे इंटरेक्ट करके उसका खात्मा करना। The portion of antibody which interacts with antigen is called paratope. जो अब वो जो एपिटोप था उसमें ये बात याद रखना, एपिटोप क्या था, एंटीजन के जो पॉइंट्स थे जिनसे हमारा एंटीबॉडी जुड़ता था।
अब यहाँ पे पैराटॉप क्या है, उल्टा है, इट इज द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी जिससे हमारा एंटीजन जुड़ रहा है। एपिटोप किस में होता है, एंटीजेंस में होते हैं वो पॉइंट्स, और पैराटॉप किस में होता है, एंटीबॉडी में पॉइंट्स होते हैं। समझ आ रहा है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? मैम एंटीजन टॉपिक में जुड़ता है और मैम ये एंटीबॉडी में मैम ये पैराटो बोल हाँ बोल पैराटॉप। बोल। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को वाई अल्फाबेट से हम डोनेट करते हैं। ये देखो ये साइड में डायग्राम आ रहा है ना, वाई तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। वाई अल्फाबेट से हम इसे शो करते हैं। आ गया। It is composed of 4 structural units. There are 2 heavy and large and 2 light and small. अब इसमें 2 structural unit होते हैं। एक तो दो तो हैवी एक हैवी होता है और एक लाइट होता है। जो हैवी एंड लार्ज होता है वो H बनाता है। देखो जैसे यहाँ पे बन रहा है, बीच में ये हैवी लार्ज है, इनसे H बन रहा है ना। और जो दूसरे वन लाइट, टू लाइट एंड स्मॉल जो होते हैं, टू तो हमारे क्या है, हैवी लार्ज जिनसे H बन रहा है, और जो तो दो लाइट एंड स्मॉल है ये L बना रहे हैं। देखो यहाँ पे साइड में L बना रहे हैं ना ये येलो वाले। तो पहले क्या बताओगे, एंटीबॉडी के बारे में आएगा। तो एंटीबॉडी क्या है, एक वाई लाइक स्ट्रक्चर है, वाई अल्फाबेट लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें हमारे ये 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें 2 तो हमारे हैवी और लार्ज होते हैं। जो हैवी और लार्ज होते हैं वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H बनाते हैं दोनों मिलके, और जो हमारे 2 लाइट एंड स्मॉल होते हैं वो L बनाते हैं, जैसे कि साइड में येलो वाले बना रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम HL डिमर कहते हैं। H और L दोनों मिलके HL डिमर बनाते हैं। 2 such HL dimers together form an antibody। अब ऐसे 2 HL dimers जब मिलते हैं, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है। In other words, an antibody molecule is made up of 2 homogeneous halves। देखो ये क्या है, होमोजेनस हाफ्स ही तो है, दोनों तरफ एक ही कॉम्बिनेशन है। दिख रहा है, समझ आ रहा है? हेलो, इसमें इन दोनों के आधे से ये पूरा बन रहा है एंटीबॉडी। तो ये होमोजेनस हाफ्स है। होमोजेनस हाफ्स मतलब आधा हिस्सा। Both these halves are joined together with each other through disulfide bonds। इन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। ये जो S के बॉन्ड्स बने हैं ना बीच में, इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि इन दोनों हाफ्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब 3 मिनट बचे हैं, फटाफट। अभी इतना ही करेंगे आज, बाकी कल से करेंगे। तो अपन ने कहाँ छोड़ा है, ये में हो गया एंटीबॉडी के नीचे से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। each of the half से कल से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी शुरू से एक बार बता दो क्या क्या पढ़ा है। जब इम्यूनिटी के बारे में पता है कि इम्यूनिटी में हमारे में शरीर की जो लड़ने की ताकत होती है वो बताया गया। हाँ, और इम्यूनिटी 2 टाइप की पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी? रेजिडेंट पावर, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। हाँ, जो बचपन से हमें इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमें बचपन से मिल रही है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें बाद में मिल रही है ना। हाँ, और ये किशन तुम बताओ, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या फर्क था?
किशन? यस मैम। हाँ, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी में क्या फर्क था? सुनते नहीं हो ना ध्यान से, आराम से बाहर कहीं बैठे रहते हो, ना कॉपी है हाथ में ना कुछ है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है तो जो हमारे शरीर में लड़ने की ताकत होती है। हाँ, वेरी गुड, जो हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बना देती है। और पैसिव जो हमें बाहर से मिलती है, वैक्सीन, हमें बीमार तो वैक्सीन लगती है। हाँ हाँ, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी फटाफट बता दो क्या क्या है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन हमारे में डिफेंस सिस्टम अंदर का, नहीं होता है, बाहर का होता है। वो तो बाहर का, वो हम बाहर से हमारे अंदर आ जाता है। एंटीजन वो वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी, पैथोजन, एंटीजन वर्ड या पैथोजन वर्ड दोनों एक ही है, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो ले लिया करो। तो पैथोजन और एंटीजन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी बाहर से बैक्टीरिया वायरस और ये सब लेती है, उसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या हो गई? हमारे अंदर का डिफेंस सिस्टम। हाँ, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी हो गया। अब हमारी जब बॉडी खुद काम नहीं कर पाती एज एन इम्यून सिस्टम, तो उसको हमें बाहर से वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स, दवाइयां वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जब खुद से काम करती है तो कौन सी सेल्स काम करती है? इससे मैम हम बी सेल, बी लिम्फोटिक सेल्स या बी सेल्स। ये बी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स तैयार होती है, और ये प्लाज्मा सेल्स लड़ने का काम करती है। तो जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है ना, वो सबसे पहले कोशिश करता है कि बी सेल्स को मैं नुकसान पहुंचा दूं, जिससे वो प्लाज्मा सेल्स बना ही ना पाए और मैं इनकी बॉडी में ग्रो कर जाऊं। तो बी सेल्स हमारी पूरी लड़ाई करती है आखिरी तक, और जब वो नहीं कर पाती और जब वो खुद से काम नहीं कर पाती, तब हमें बाहर से वैक्सीन लेना पड़ता है और दवाइयां लेनी पड़ती है। ये पढ़ा था अपन ने। और ठीक है, बाकी एंटीजन में ये पढ़ा था एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? एपिटोप, हाँ, ये भी मैम इस तरह का एक मैम, ये एंटीजन के साथ मिलता है। एंटीजन की बॉडी पे जो पॉइंट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज से मिलते हैं। ये उसका मैं ये एंटीजन का डिफेंस सिस्टम होता है। हाँ, एंटीजन का पार्ट होता है जिससे एंटीबायोटिक, सॉरी, जिससे एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी इनसे जुड़ पाती है। समझ लो, एंटीजन का जो एंटीजन के घर का जो दरवाजा है उसको एपिटोप कहते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी के जो घर का दरवाजा है उसको पैराटोप कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो जब एंटीजन को एंटीबॉडी से जुड़ना है तो उसे अपने घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी एंटीबॉडी और एंटीजन जुड़ पाएंगे। तो एंटीजन का घर का दरवाजा एपिटोप है और एंटीबॉडी के घर का दरवाजा पैराटोप है। समझ आ गया? अब इसके घर के बहुत सारे दरवाजे हैं एंटीजन के, तो उसके गिनती जो होती है उसे वैलेंस ऑफ एंटीजन कहते हैं। नंबर ऑफ एपिटोप्स ऑन एंटीजन, उसको वैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो 100 या 100 से ज्यादा घर के दरवाजे होते हैं एंटीजन के, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसको वैलेंस कहा जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि 4 स्टेप्स में कैसे हमारी इम्यूनिटी काम करती है एंटीजन को। शरीर पहचानता है हमारा, हाँ, ये सेल्फ है या फॉरेन है ना। और फिर और आगे प्लाज्मा सेल बनता है एंटीबॉडी से, बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, हाँ, जिससे वो प्लाज्मा बना पाए, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स कितनी बनती है हमारी बॉडी में, ये हम एपिटोप से डिसाइड करते हैं। ये एपिटोप्स कितने हैं उस एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडीज का सिंथेसिस कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स होना जरूरी है हमारे ब्लड में। अगर प्लाज्मा सेल्स नहीं होती तो हमें प्लाज्मा सेल्स बाहर से किसी डोनर से लेना पड़ता है, ठीक है। फिर इनका डिस्ट्रक्शन जब होता है तब
हमारा जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है उसके साथ जुड़ के, और इसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स की वजह से बनी है, इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। बाद में अपन ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा, ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके जो हैवी पार्ट होते हैं, लार्ज एंड हैवी पार्ट, वो तो बीच में क्या बनाते हैं, एच लाइक स्ट्रक्चर दोनों मिलके, और जो इसके लाइट पार्ट होते हैं वो साइड में एल बनाते हैं, जैसे कि येलो वाले बना रहे हैं। और ये 2 हाफ्स होते हैं, और ये दोनों जुड़े किससे होते हैं? इस एस से हाँ, ये दोनों जुड़े होते हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड, एस से सल्फाइड हो गया, और ये है कितने क्वांटिटी में? 2 हैं, तो इसलिए डाई हो गया, डाइसल्फाइड है ना। डाई मींस डबल, डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों हाफ्स जो होते हैं ये जुड़े होते हैं। इतना भी पढ़ा है, कल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।